वेलकम टू वेदांशी एजुकेट। देखिए, यूट्यूब चैनल पर 2 लाइव सेक्शन चले थे जिनमें वॉइस नहीं आ रही थी, तो इस वजह से उन्हें डिलीट कर दिया गया है। वह क्लासें दोबारा से रिपीट की जा रही हैं। कुछ स्टूडेंटों का कमेंट आ रहा था कि सर हमारे साथ ही लिखा करो, हमें लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आज हम साथ के साथ लिखेंगे। ठीक है। सबसे पहले होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से बड़े हर्षोल्लास के साथ में इस त्यौहार को आप मनाइए, ये हम आपके लिए कामना करते हैं ईश्वर से। तो एसेंट हिस्ट्री की श्रृंखला चल रही थी, यानी कि प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। इसका जो पीरियड था वो 319 से लेकर के 540 तक था। 319 से 540 तक का इसका पीरियड था। ठीक। 319 में इसने गुप्त संवत चलवाया था। जो चंद्रगुप्त प्रथम था, इसने 319 एडी में, देखिए ये 319 एडी से लेकर के 540 तक का इसका टाइम पीरियड था। ठीक। और 319 एडी में इसने गुप्त संवत चलवाया। 319 एडी में इसने गुप्त संवत चलवाया। ठीक है। यानी कि गुप्त संवत के नाम से इसने एक कैलेंडर चलवाया था। ठीक है। इसने महाअधिराज की उपाधि धारण की और इसने महाअधिराज की उपाधि धारण की। ठीक है। अब तो साथ ही साथ आप लिख रहे होंगे और स्लो चला जाए। देखिए ज्यादा स्लो चलेंगे तो फिर वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाएगा। इससे ज्यादा स्लो मत करिए। इससे तो देखो बहुत आसानी से लिख रहा हूँ मैं, आराम आराम से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप स्पीड मीटर लगा करके सुन सकते हो। ठीक है। और तब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को रोक रोक करके नोट्स बना लो आप। इसने लक्ष्मी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने लक्ष्मी की राजकुमारी देखिए चंद्रगुप्त जो प्रथम था, इसने लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी स्थान का नाम है, लक्ष्मी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। यहां तक क्लियर सभी का? समझ में आ रहा है अच्छे से? आज तो बहुत स्लो चल रहे हैं। आज क्यों टाइप कर रहे हो तुम कमेंट में कि सर धीरे चलिए, स्लो चलिए? आज तो बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। यह गुप्त काल का प्रथम महान शासक था। यह गुप्त काल का प्रथम महान शासक था, जिसने सिल्वर, चांदी के सिक्के चलवाए। देखिए चंद्रगुप्त फर्स्ट ने ही सिल्वर और चांदी के सिक्के चलवाए थे और यह गुप्त काल का सबसे महान शासक माना जाता है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी, इसका पुत्र, इसका उत्तराधिकारी, इसका पुत्र समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त हुआ। मुझे बताइए यहां तक सभी की समझ में आया है? ठीक।
अब आगे हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त 335 से 375 एडी। समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त फर्स्ट का पुत्र था, ठीक है। और इसने जो शासन किया था भारत में 335 एडी से लेकर के 375 एडी तक इसने शासन किया। 335 से लेकर के 375 एडी तक इसने भारत में शासन किया। इसका यानी कि रूल जो रहा, इसका जो टाइम पीरियड रहा वह रहा 335 एडी से 375 एडी। इसे भारत का नेपोलियन इतिहासकार, सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें, इसे भारत का नेपोलियन, ठीक है, इससे भारत का नेपोलियन इतिहासकार V.A. स्मिथ ने कहा। देखिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन इतिहासकार कहा जाता था, ठीक है। पर ये कहा किसने था सबसे पहले, यानी कि किसने इसे नेपोलियन इतिहासकार माना, तो वे थे V.A. स्मिथ। इसने 12 शासकों को दक्षिण पथ में, इसने 12 शासकों को दक्षिण पथ में और 9 शासकों को, ठीक है, 9, देखिए इसने 12 शासकों को दक्षिण पथ में और 9 शासकों को उत्तर पथ में पराजित किया। यहां तक क्लियर? समुद्रगुप्त के बारे में यहां तक मैंने जो बताया, यहां तक सभी की समझ में आया है। आगे नेक्स्ट, और यह भी एक चक्रवर्ती सम्राट बना, और यह भी एक चक्रवर्ती है। सम्राट बना। इसने विक्रमांक की उपाधि धारण की। देखिए, इसे भारत का नेपोलियन इतिहासकार V.A. स्मिथ ने कहा था। इसने 12 शासकों को दक्षिण पथ में और 9 शासकों को उत्तर पथ में पराजित किया था, और यह भी एक चक्रवर्तीय सम्राट बना। इसने विक्रमांक की उपाधि धारण की। इसने एक अश्वमेध यज्ञ करवाया। इसने एक अश्वमेध यज्ञ करवाया, ठीक। इसने हरिश्रेण को अपनी विजयों का वर्णन करने के लिए, इसने हरिश्रेण को अपनी विजयों का वर्णन करने के लिए इलाहाबाद, जिसका नाम बदल करके प्रयागराज हो गया है, ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ लेख के लिए इलाहाबाद स्तंभ लेख के लिए नियुक्त किया। समुद्रगुप्त एक कवि था,
समुद्रगुप्त एक कवि था, ठीक है। समुद्रगुप्त क्या था? एक कवि था और इसने कविराज की भी उपाधि धारण की थी और इसने कविराज की भी उपाधि धारण की थी, ठीक है। समुद्रगुप्त जो था वो एक कवि था और इसने कविराज की भी उपाधि धारण की। नेक्स्ट, यह एक वीणा वादक भी था। यह एक वीणा वादक भी था। इसी के सिक्कों पर इसे वीणा वादन करते हुए, इसी के सिक्कों पर इसे वीणा वादन करते हुए चित्रित किया, ठीक है। इसने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। इसने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया क्योंकि इसके दरबार में वसुबंधु नामक बौद्ध भिक्षुक, वसुबंधु नामक बौद्ध भिक्षुक रहा करता था। देखिए, समुद्रगुप्त ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और क्यों दिया? क्योंकि इसके दरबार में वसुबंधु नामक बौद्ध भिक्षुक रहा करता था, इसलिए ये बौद्ध धर्म को संरक्षण देता था। इसके बाद नेक्स्ट, रामगुप्त 375 एडी से 380 एडी। आगे जानेंगे हम रामगुप्त के बारे में। 375 एडी से 380 एडी तक रामगुप्त। देखिए, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बारे में 2 अभिलेख हैं और अभिलेखों के बारे में मैं यहाँ लिख देता हूँ। यानी कि पहला स्रोत एरन अभिलेख, दूसरा स्रोत देवी चंद्रगुप्त, अब देखिए ये दोनों स्रोत में स्रोत वाली क्लास में करा चुका हूँ, इनके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आगे नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी कि चंद्रगुप्त सेकेंड 380 एडी से 413 एडी, 380 एडी से 413 एडी तक इसका शासनकाल रहा, इसका टाइम पीरियड रहा, ठीक है। ये इस वंश का सबसे महान शासक हुआ। ये इस वंश का सबसे महान शासक हुआ, ठीक। सबसे पहली बात तो इसमें यही रहेगी, सबसे पहला कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड का जो टाइम पीरियड था वो 380 से 413 था, ठीक है। और ये इस वंश का सबसे महान शासक था। ये भारतीय इतिहास का प्रथम शासक था। ये भारतीय इतिहास
का सबसे प्रथम शासक था। चंद्रगुप्त सेकंड भारतीय इतिहास का प्रथम शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न, इसकी अब बात करेंगे हम चंद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न, चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न, सबसे पहला अमर सिंह, सबसे पहला जो नवरत्न था वह था अमर सिंह। यह संस्कृत भाषा का एक महान कोशागार था। यह संस्कृत भाषा का महान कोशागार था। देखिए, चंद्रगुप्त सेकंड के जो नवरत्न थे उनमें सबसे पहला नवरत्न था अमर सिंह, और अमर सिंह संस्कृत भाषा का महान कोशागार माना जाता था। ठीक है, इसके बाद सेकंड धनवंतरी, सेकंड था धनवंतरी। यह एक महान कवि था। यह एक महान कवि था। नंबर 3 हरिसेन। ये वही हरिसेन है जिसे अपनी विजयों के लिए समुद्रगुप्त ने इलाहाबाद स्तंभ लेख के लिए नियुक्त किया था। ठीक है, यह एक महान कवि था। यह एक महान कवि था। चौथा जो नवरत्न था चंद्रगुप्त सेकंड का वह था कालिदास। कालिदास के बारे में तो आपने बहुत पढ़ा होगा। यह भी एक महान कवि तथा नाटककार थे। यह भी एक महान कवि व नाटककार थे। इसके बाद नेक्स्ट पांचवा जो नवरत्न था वह था छपड़क। ठीक है, यह एक महान ज्योतिष शास्त्री था। यह एक महान ज्योतिष शास्त्री था। नेक्स्ट नंबर 6 यानी कि छठा जो नवरत्न था वह था शंकु। शंकु यह एक महान स्थापत्यकार था। यह एक महान स्थापत्यकार। नेक्स्ट सातवां था वेताल भट्ट, यानी कि जो सातवां नवरत्न था वह था वेताल भट्ट। ठीक है, वेताल भट्ट यह एक महान जादूगर था। यह एक महान जादूगर था। ठीक है, वेताल भट्ट सातवां चंद्रगुप्त का नवरत्न था और वह एक जादूगर था। ठीक है, आठवां जो नवरत्न था वह था वराह मिहिर। वराह मिहिर ये आठवां नवरत्न था चंद्रगुप्त सेकंड का। वराह मिहिर यह एक महान खगोलीय शास्त्री था। यह एक महान
खगोलीय शास्त्री था। और जो नौमा था, लास्ट यानी कि नवरत्न थे, नौमा जो था वह था वररुचि। यह एक महान संस्कृत का विद्वान था। वररुचि, नौमा रत्न था वररुचि। दिखाई दे रहा है? साइड हो जाता हूं मैं, अब दिखाई दे रहा है? ठीक है। यह संस्कृत का महान विद्वान था। ये एक संस्कृत का महान विद्वान था। ये थे चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न। ठीक है, मैंने आपको विस्तार से बता दिया यहाँ पर एक एक करके, और किस किस के लिए वो प्रसिद्ध थे वो भी मैंने यहाँ पर टाइप किया है, तो आप नोट करिए। आगे चलते हैं फिर। करिए नोट जल्दी से। चलो यहाँ पे जगह बची है हुई है, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। 399 एडी में, 300 स्टार बना दिया मैंने, यहाँ पे ध्यान देंगे चंद्रगुप्त के बारे में। 399 एडी में एक चीनी यात्री, अब देखिए 399 एडी में एक चीनी यात्री, ठीक है, उस चीनी यात्री का नाम था फायान। भारत आया। ठीक है, 399 एडी में एक चीनी यात्री फायान भारत आया, और वह भारत में 15 वर्ष तक रहा, और यह भारत में 15 वर्ष तक रहा। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही, दूसरा स्टार बना रहा हूं मैं यहाँ पे, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में ही हिंदू धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ। सर्वाधिक विकास हुआ। देखिए, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में ही जो हिंदू धर्म था उसका सबसे ज्यादा विकास हुआ। इसमें परम भागवत की भी उपाधि धारण की इसने। परम भागवत की भी उपाधि धारण की, यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में इतना ही एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, इससे ज्यादा कहीं भी नहीं पूछा जाता। ठीक है, पूरा सिलेबस ये एनसीईआरटी बेस है। आगे हम पढ़ेंगे कुमारगुप्त।